जब आपको पहली बार पता चला कि आपकी माँ मिसिंग है, तब उस वक़्त आपके मन में सबसे बड़ा डर क्या था? अगर एक खो गई है तो वो अपना रास्ता तो ढूंढ नहीं सकते। पता चला कि बनारस में कोई है तो फिर डर जो है वो एकाएक डॉन्स ऑन यू। जो जनरली डिमेंशिया पेशेंट होते हैं उनकी मेमोरी बड़ी लिमिटेड सी होती है। उस बीच कभी ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा कि शायद अब माँ को नहीं ढूँढ पाएँगे? एक डर तो था मेरे फादर का था कि मैं तो वापस जाऊंगा नहीं जब तक ढूंढ नहीं लेता। जब मैं घाटों पे घूमता था दिन में, बहुत गर्मी थी जुलाई में, तो बहुत चीजें दिमाग में चलती थी। उन्हें डिमेंशिया कब शुरू हुआ और डिमेंशिया में एक्चुअली होता क्या है? उनको डिमेंशिया करीब 5-6 साल पहले, लगभग 60 की उम्र रही होगी, 60, 61 या 62 के लगभग। जब हम बात करते थे तो वो चीजों को रिपीट करने लगी थी। पूरी जर्नी ने आपको ऐसा क्या सिखाया ज़िंदगी के बारे में, जो शायद इस दर्द को बिना झेले आप नहीं सीख पाते? एक पर्सपेक्टिव बदल गया कि कोई अगर कोई हेल्प मांगने आया है तो पहले लगता था कि लगता है ठग रहा होगा। लोग लाइन में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए, और मैं सोच रहा हूँ कि भगवान जो अंदर है, बाहर में जो आपके भगवान है, आपके माता पिता हैं, आपके जो हैं, उनको मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं उसके दर्शन के लिए लगा हूँ। तो मेरी कांवड़ यात्रा तो बाहर ही चल रही थी। पर ऐसे बहुत से बेटे या बेटियां होंगी जो डिमेंशिया से जूझते हुए अपने माँ बाप की सेवा कर रही होंगी और शायद कभी कभी ऐसा लगता होगा कि अब थक गए। ऐसे बेटे या बेटियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि जो पेशेंट है उसको कुछ भी पता नहीं होता। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, डिग्निटी दीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए उन्हें। सोचिए, आप अमेरिका में हैं और आपको एक फोन कॉल आता है। आपकी माँ बनारस में खो गई हैं। माँ डिमेंशिया से सफर करती हैं और अब सिर्फ एक सवाल होता है, क्या हम उन्हें वापस ढूंढ पाएंगे? आज गुड वाइब शो पर हम एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक फैमिली की नहीं, ये कहानी है इंसानियत, संवेदना और माँ बेटी के रिश्तों की। आज हम उस बेटे से बात करेंगे, सिर्फ क्या हुआ के बारे में नहीं, बल्कि कैसे फील हुआ, किसने हेल्प की और ये जर्नी उनके लिए क्या सीख बन गई। वेलकम टू द गुड वाइब शो। तो शशि जी, जब आपको पहली बार पता चला कि आपकी माँ मिसिंग है, तब उस वक्त आपके मन में सबसे बड़ा डर क्या था? जिस दिन ये पता चला, असल में मुझे तो पता चला नहीं था। मेरी वाइफ सुबह उठी और उसकी एक हैबिट है कि वो व्हाट्सएप में स्टेटस चेक करती है। मेरी वो हैबिट मुझे लगता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने चेक किया और मेरे पिताजी के व्हाट्सएप स्टेटस पे एक खोने का मैसेज था। हम्म। तो आप ये कभी सोचते नहीं है कि आपके साथ कभी होता है, लेकिन मेरी वाइफ तुरंत उठाया कि शशि उठो, मम्मी खो गई है। तो सडनली शॉक से मैं उठा कि मम्मी खो गई है। मम्मी कैसे खो गई है? हाँ। बोले कुछ पता नहीं है, मैसेज है और नंबर दिया हुआ है। तब तक मुझे पता नहीं था कि मम्मी कहाँ खोई है, क्या हुआ है, कुछ मालूम नहीं था। और कहीं फोन भी नहीं आया कि मम्मी खो गई है। तो बट आई थिंक जब हम सोने गए और सुबह उठे उनके बीच में, जब इंडिया में सुबह का टाइम था, उस टाइम पे हुआ। तो पहला ये था कि मम्मी खो गई, अभी क्या कर सकते हैं। तो हुआ कि इंडिया चले जाओ। तो लेकिन जो एक लॉजिकल माइंड था कि नहीं, थोड़ा पहले पता करते हैं कि हुआ क्या है, फिर तय करेंगे कि तुरंत निकलना है या थोड़ा डिले करके निकलना है। तो एक्चुअली एक इमोशन तो था कि मम्मी खो गई है, लेकिन तुरंत दिमाग जो काम कर रहा था कि अच्छा, कैसे उनको ढूंढा जाए। तुरंत मेरे दिमाग में ये है, तो ये डर नहीं था कि अरे ये अब क्या होगा। वो हम्म। भावना तो नहीं थी। सो एक हल्का सा डर था कि क्योंकि मम्मी मेरी डिमेंशिया की पेशेंट थी, और हैं, रादर अभी भी हैं। तो वो 4-5 साल पहले से उनका हो गया था, तो हमें एक डर था कि अरे खो गई है तो वो अपना रास्ता तो ढूंढ नहीं सकते। ये एक डर तो था कि मिलेंगी कैसे। लेकिन तब तक हमें पता नहीं था कि वो हमारे होम टाउन में नहीं है। हम्म। मेरे मॉम डैड बाहर गए हुए थे, तीर्थाटन पे बनारस गए हुए थे, अच्छा। और वहां खो गए। जब ये फाइनली जब हम लोग इंडिया रीच आउट किए, फोन किए, तो पता चला कि बनारस में कोई है। तो कह रहे अनजान जगह। अब मम्मी का क्या है कि जो जनरली डिमेंशिया पेशेंट होते हैं उनकी मेमोरी बड़ी लिमिटेड सी होती है, तो वो रूटीन में रहते हैं कि उनको वही चार चीजें दिखती हैं, पहचानते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। लेकिन जब आप एक रूटीन से बाहर जाते हैं तो इट्स वेरी हार्ड
फॉर देम टू फाइंड देयर वे बैक। हम्म। और दूसरी बात होती है कि अगर आप खो भी गए आसपास में तो कोई ना कोई तो घर पहुंचा देगा, लेकिन नई जगह में तो कोई उनको जानता नहीं है, उनको पता नहीं कहाँ जाना है। तो ये सभी चीजें आ रही थी, साथ में ये भी चल रहे थे कि वहां क्या कर सकते हैं। तो ये सबसे डर था कि पता नहीं क्या होगा, बट वी वर होपफुल कि ढूंढेंगे। मेरी फादर से बात हुई, वहाँ के जो पुलिस डिपार्टमेंट है जिन्होंने एक्चुअली व्हाट्सएप मैसेज बनाया था, और वो डाला नंबर भी पुलिस स्टेशन का ही था, असल में मेरे फादर का नंबर था नहीं। तो उन्होंने जो डाला था उनसे बात करने की कोशिश की, कोई बात हुई नहीं। आई थिंक क्योंकि व्हाट्सएप का नंबर जाने के बाद बहुत लोगों ने पुलिस को कॉल किया था, तो काफी रिस्पॉन्सिव वो थे नहीं। मैं समझ सकता हूँ, उनके पास और भी बहुत चीजें रहती हैं। तो यही अनु मैं कहूँगा कि शुरू के भावनाएं तो इतनी ही थी कि जो पहले 2-3 घंटे में घटित हुआ। बस ये था कि माँ कहाँ गई, मिल जाए बस। हाँ, तो तो कभी होपलेस नहीं था, लेकिन एक डर तो था ही। तो आपकी माँ, जहाँ तक मुझे पता है, 9 दिनों तक बनारस में मिसिंग थी, और वो 9 दिनों का जो सफ़र था आपका, माँ को ढूँढने का सफ़र, उस बीच कभी ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा कि शायद अब माँ को नहीं ढूँढ पाएँगे? कई बार। सो कई बार आया, और लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि लेकिन वो जो इमोशन थी, वो जो भावना थी, कभी हताशा की तरफ नहीं थी, लेकिन वही एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा फीलिंग था कि माँ नहीं भी मिल सकती, वो एक पॉसिबिलिटी थी। वो इमोशनल ऑप्शंस उस वक्त मैं पहुंचा, मैं इमोशन में था ही नहीं, एक आउटकम की तरफ मैं दे रहा था कि वो एक पॉसिबल आउटकम है। उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। जब मैं इंडिया पहुंच गया, वहां पे मेरा भाई भी आ गया, मेरे फादर तो ढूंढ ही रहे थे साथ में। माय फादर इज ऑलमोस्ट 80 years ओल्ड, तो उनसे भी शरीर अब वैसा है नहीं कि वो सब जगह कर पाए। तो हुँ, अब ये था, एक डर तो था कि नहीं मिलेंगी, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था कि ये ऐसा हो सकता है। हुँ, मेरे फादर का था कि मैं तो वापस जाऊंगा नहीं जब तक ढूंढ नहीं लेता। तो अब ये कोई बात नहीं कर सकता कि ये भी आप मानिए, जिन्होंने अपनी जिंदगी जिसके साथ बिताई है 50, वेल, कुछ ही महीने पहले मतलब मैं इंडिया गया था, और उनकी 50वीं शादी शादी की 50वीं सालगिरह थी। और सडनली 3-4 महीने के बाद ये जब घटना मिलती, 3-4 नहीं, 2 महीने के बाद, असल में मैं मई में गया था और जुलाई में मम्मी को, एग्जैक्टली 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद ऐसा घटना हो जाए, और खास करके जब एक डिमेंशिया पेशेंट हो तो, और बनारस में हो जाए, तो बनारस का रेपुटेशन ऐसा है कि लोग बूढ़े बुजुर्ग को वहां छोड़ के चले जाते हैं। तो समाज क्या सोचेगा, ये भी उनके मन में था कि कहीं ऐसा तो नहीं सोचेगा कि अपनी वाइफ को इसने जानबूझ के छोड़ दिया क्योंकि वो बोझ बन गई थी, हुँ, इस वजह से तो नहीं। तो वो उनको मन में वो भी एक डर था, कह नहीं रहे थे, लेकिन मेरा तो यही समझना है कि उनके मन में भी एक डर था। और बात एक डर है, समाज तो बोलते हैं हाँ जानबूझ के छोड़ दिया। और तो ये एक 9 दिनों में है। बनारस में भी काफी लोग जब हम ढूंढने निकलते थे कई दिनों में, तो यही बोलते थे कि अरे आप लाए ही क्यों। हुँ, तो वो डिमेंशिया पेशेंट है, और मेरे पिताजी का था कि भाई पूरी जिंदगी साथ बिताए हैं, तो आज अगर उसको उसकी याददाश्त ठीक नहीं है या याद नहीं रख पाती, तो क्या उसको हम छोड़ दें। अब ये बहुत ही कठिन है, आप एक तरह से कह सकते हैं कि जब वो लाचार है, तो क्या उसको घर में बंद कर दिया जाए। तो वो, लेकिन मेरे फादर कहना था कि नहीं, पूरी जिंदगी साथ चले हैं तो अभी भी चलेंगे, जो भी हमको करना है साथ में चलेंगे। लेकिन ये कोई सोचता नहीं कि ये रिस्क भी आप कैरी कर रहे हैं। कोई जानबूझ के चाहता नहीं, लेकिन एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो उन्होंने कोशिश किया, सोचे कि एक बार जाते जाते, अब उम्र हो गई है तो एक बार फिर से भोले बाबा का दर्शन करा दें। फिर उनका अयोध्या जाने का प्लान था। तो हो गया। बड़े ही दुखी थे उनको देख के। ये मुझे नहीं लगता था कि मम्मी नहीं मिलेगी। मम्मी के प्रयास करते हैं, जैसे जैसे समय बीतेगा हम लोग सभी लोग किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि कितने दिन हमें करना, प्रयास करना। लेकिन प्रयास करने से हमने कभी
पीछे नहीं भागे, डर तो हमेशा रहता था कि शायद ना मिले। तो आपके पिताजी बहुत हिम्मत वाले हैं और एक अच्छे जीवन साथी होने के नाते वो आपकी माँ को लेकर गए थे डिमेंशिया होने के बावजूद। तो शशि जी, आप अपनी माँ के बारे में थोड़ा बताएंगे कि उन्हें डिमेंशिया कब शुरू हुआ और डिमेंशिया में एक्चुअली होता क्या है? कि उनको डिमेंशिया करीब 5-6 साल पहले, लगभग 60 की उम्र रही होगी, 60, 61 या 62 के लगभग। अब उनका एग्जैक्ट एज तो मुझे भी पता नहीं, पहले के हम्म। बर्थ सर्टिफिकेट थे नहीं। लेकिन वो, जब हम बात करते थे मोस्टली, जब बात करते वो चीजों को रिपीट करने लगी थी। सो इसका मतलब था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो हमने बात की वहां पे पिताजी से, भाई से, कि उनका जांच करवाओ कि वो भूल रही है, बार 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 चीजों को रिपीट करती है। तो उन्होंने भी पहले, ये था थोड़ा डिनायल था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। फिर और भी, जब घर में जो मेरे भाई की वाइफ है उनसे भी बात हुआ, तो उनको भी था कि वो रख करके भूल जाती हैं और उसकी वजह से फ्रिक्शन होता था। तो फिर हमने उनका बोला कि नहीं, इनका सीटी स्कैन करवाइए, कुछ तो दिक्कत है, और इनका विटामिन का जो ब्लड में है वो उसकी प्रोफाइलिंग कराइए। क्योंकि होता क्या है कि हमारे समाज में बड़ा एक है कि सब कुछ जो है वो मेल के लिए ओरिएंटेड है, कि उसका बेस्ट चीजें उनको मिलेंगी, जी। खाना, न्यूट्रिशन जो है सब कुछ उनके हिसाब से रहता है। तो घर की महिलाएं जो है वो सबसे बाद में खाती हैं। तो उनका न्यूट्रिशन लेवल वैसा होता नहीं। और डिमेंशिया एक डायरेक्टली जो डिपेंडेंट है वो आपके ओवरऑल, आपकी जिंदगी का जो न्यूट्रिशन आपने लिया है, जो आप खाना खाते हैं, आपकी न्यूट्रिशन अगर ठीक नहीं है तो आपको लेट एज में चांसेस है कि आपके ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ता है। सो मैं पर्टिकुलरली 2-3 विटामिन जो हैं खास करके, जिसकी नॉर्मल जांच होती नहीं, अगर आप किसी प्रोफाइलिंग में जाएंगे तो वो नहीं करते, वो है विटामिन B12 एंड अच्छा। विटामिन डी। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 नॉर्मली वेजिटेबल्स में होता नहीं, विटामिन डी भी आपके खाने से आता नहीं। तो इनकी, तो मेरा तो है कि रिकमेंडेशन यही है कि हर एक परिवार में जिनके यहाँ भी, एक बार आप 40 में हो जाएं हम्म। तो खुद का भी करें, ताकि पता चले कि आपको कोई विटामिन डिफिशियंसी तो नहीं है कहीं। और इस वजह से और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट डिमेंशिया के लिए B12 ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर वो पूरा फ्लैशबैक हुआ कि बचपन से सब कुछ मम्मी ने दूसरे के लिए किया, और वो अपने आप को हमेशा पीछे रखी, उनका खुद का न्यूट्रिशन नहीं हुआ। तो और उसके बाद कभी कोई ऐसा एनुअल चेकअप वगैरह का चीज, कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि जी। पता चले, पता पहले से आप ढूंढ पाए। और होता भी है तो हम लोग, मतलब मैं थोड़ा सा सरकाइजम में कहूँ, हम लोग डील ढूंढते हैं कि सस्ते में कुछ तो हो जाए। लेकिन ये सब प्रोसेस के थ्रू जाने के बाद और वो देखने के बाद मुझे लगता है कि ये सब ना करें। और 40 के बाद तो बिल्कुल पूरी तरह से जांच करवाएं कि कहीं आपके न्यूट्रिशनल कोई डिफिशियंसी तो नहीं है, और उसको सप्लीमेंट लें, ये करें, तो इससे आप उसको डिले कर पाएंगे, या हो सकता है अवॉइड भी कर पाएं। दूसरी बात होती है कि मेंटल फिटनेस। तो आप एक्सरसाइज कीजिए, मेंटल एक्सरसाइजेस कीजिए, ताकि आप एक्टिव रहें, योग करें। तो बहुत चीजें हैं जो उसको हेल्प करेंगी, लेकिन क्या इसका मतलब डिमेंशिया आपको नहीं होगा, ये तो कोई बता नहीं सकता। और अगर आप देखें, अल्जाइमर्स देखें, तो एसेंशियली वो शुरुआत में डिमेंशिया ही होता है, बाद में वो अल्जाइमर्स में ब्रेन फंक्शंस और खत्म होते चले जाते हैं। बट ऑल डिमेंशियाज आर नॉट अल्जाइमर। लेकिन एनीवन हु हैज अल्जाइमर विल सफर विद डिमेंशिया, उनको वो भूल जाएंगे। हम्म। इस पे वो मूवी भी बनी है, और काफी पहले बनी है, तो ऐसा नहीं कि अवेयरनेस के लिए लोगों ने कुछ किया नहीं, मूवी बनी, लेकिन पता नहीं कितनी चली। अजय देवगन और काजोल की हाँ। स्टोरी थी। जी। तो एक्चुअली ये बात हुई है। ये सब फ्लैशबैक मुझे उन 9 दिनों में भी हुआ। अरे ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, जब मैं घाटों पे घूमता था, दिन में बहुत गर्मी थी जुलाई में, और मैं घूमता था, कहीं बैठता था, तो बहुत चीजें दिमाग में चलती थी कि क्या कर सकते थे मम्मी के लिए। एक बड़ा ही दुख भी होता था कि काश मैं वहां उनके साथ रह पाता, वहां मैं साथ में कुछ कर पाता। जब मुझे जरूरत थी तो मम्मी ने किया। कोई भी बच्चा
डिपेंडेंट ही होता है माँ बाप पे जब छोटा होता है, तो उसकी सारी साफ सफाई तो बच्चे माँ ही करती है। तो आज उसको जब जरूरत है तो मैं वहां चाह के भी नहीं हो पा रहा हूँ। वो बहुत भावनाएं थी। जी। अब फिर था कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नहीं, अब मैं आपने देख पाऊँ बहुत कि नहीं। इम्पोर्टेंट जी बातें बोल। कही हैं इस दौरान जो भी आपने देखा माँ की मिसिंग के दौरान, कि जैसे हर घर में होता है, कि मोस्टली घरों में होता है कि माएँ पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं, अपने हस्बैंड का ख्याल रखती हैं, पर वो अपना ख्याल नहीं रखती जो बहुत ज़रूरत है। फिर एक छोटा सा विटामिन B12 या विटामिन डी का टेस्ट पे ध्यान देना चाहिए लोगों को। ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो शायद हम ध्यान नहीं देते, और हर घर में ऐसा होता है ना कि सब कुछ ना कुछ रख के कहीं न कहीं भूल जाते हैं। पर उस समय लोगों को लगता है कि ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। बहुत बट नॉर्मल सी शायद चीज। उसी समय से अगर अपने विटामिन लेवल्स का हम चेकअप कराना शुरू करें तो शायद हम्म। आगे जाके परेशानी ना झेलना पड़े। ख़ैर ये तो किसी के हाथ में नहीं है कि कब किसे नहीं, क्या मैं प्रॉब्लम हो जाए। एक एक चीज मैं और ऐड करूंगा बेटे में, तो इतना को बहुत स्पेशलाइज की जरूरत नहीं। खाने को अगर बहुत बेसिक चेंजेस भी कर लें, जैसे हमारा अगर डाइट देखें फॉर हिस्टोरिकल रीजंस, हुँ, तो वो अनाज के ऊपर केंद्रित है, सीरियल्स खाते हैं, चावल दाल आटा गेहूं के ऊपर है। क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशंस भी जो नॉर्मली हमारे समाज की रही है वो बहुत अच्छी रही नहीं, तो इसलिए अनाज के ऊपर फोकस रहा। तो सब्जियां और फल, ड्राई फ्रूट्स, ये हमारे डाइट में होते नहीं थे। इसमें किसी की गलती नहीं है क्योंकि अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अब धीरे धीरे हो रहा है। मैं ये हुँ, नहीं कहता कि आप मांस मछली खाइए और जरूरी है, ऐसा नहीं है कि जरूरी, लेकिन फल, जो वैरायटी है ना, फल और सब्जियां वो आपके डाइट में इंक्रीज करें। चावल रोटी कम करें, दालें ज्यादा खाएं, तो इससे न्यूट्रिशनल वैल्यू आपकी बढ़ती है। तो आप जो बाद में सप्लीमेंट्स लेंगे, वो आप पहले से आपके डाइट में बैलेंस डाइट की तरफ जाएं, तो इस चीजों को अवॉइड किया जा सकता है। आई एम वेरी पॉजिटिव कि अवॉइड किया जा सकता है, ये बहुत जरूरी है। जी। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। और शशि जी, डिमेंशिया आपकी माँ के लिए तो बहुत पेनफुल रहा ही होगा, पर एक बेटे होने के नाते आपका सबसे बड़ा दर्द क्या रहा इन 9 दिनों में? दर्द दो तीन थे। मैं देखिए, मैं बचपन से हॉस्टल में पढ़ा हूँ, तो 8.5 साल की उम्र से मैं अपने माँ बाप से समझिए दूरी हूँ। मैं सिर्फ छुट्टियों में घर जाता रहा हूँ। अच्छा। तो अ, अभी मैं लगभग 50 होने को आ गया हूँ, तो 40-42 साल से तो मैं सिर्फ छुट्टियों में जाता हूँ। तो फिर यही लगता है कि जीवन, अब आप बनारस जब जाएंगे, ऐसे भी जाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा विचार आते हैं। और ये तो बड़ा ही यूनिक सा सिचुएशन था, हुँ, और अनफॉर्चुनेट भी था। तो ये था कि मतलब आप जीवन की सच्चाइयों से जरा दो चार हो जाते हैं। थोड़े आप सोचते हैं कि आप क्यों जी रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, आपने क्या किया, क्या करना चाहिए। जिस आप रेस में भाग रहे हैं, या अच्छे जीवन का जो आपका डेफिनेशन है, जो आपकी परिभाषा है, क्या वो परिभाषा सही है। तो आप फिर से जीवन को परिभाषित करते हैं। तो बहुत कुछ, बहुत लेयर्स हैं इसके, बहुत सारे लेयर्स हैं। हुँ, लेकिन एक साथ में एक ड्यूटी भी आती है। अब देखिए, एक बेटा होने के नाते मेरी माँ के प्रति तो मेरी ड्यूटी है, लेकिन मैं एक पिता भी हूँ, एक पति भी हूँ। जी। तो मेरी ड्यूटी उसकी तरफ भी है। अब ये जो आपको जब एक चॉइस लेनी पड़ती है, ये बहुत कोई आसान चॉइस होता नहीं। लेकिन आपको हमेशा, मैं बहुत भारी मन के साथ ये कह रहा हूँ, कि चॉइस हमेशा नए युग के तरफ ज्यादा होता है। हुँ, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है, तो आप उसके तरफ आपको जाना ही पड़ेगा। तो जैसे मैंने पहले कहा था, मेरे पिताजी बिल्कुल क्लियर थे कि बिना ढूंढे वो नहीं जाएंगे, अगर नहीं मिली तो मैं यहीं रह जाऊंगा। लेकिन मेरे साथ वो भावना नहीं थी। मेरा था कि नहीं, मैं पूरा ढूंढूंगा, पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन मुझे इस बात हमेशा मेरे दिमाग में रहा कि अगर वो नहीं मिली कुछ दिनों तक, वो दिन कितने थे ये मुझे पता नहीं था। तो एक दूसरी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी तरफ तो मुझे जाना ही पड़ेगा। समवेयर वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट, और आगे की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जीवन चक्र, जब आप मणिकर्णिका घाट पे जाते हैं, क्योंकि जब आप वहां जाएंगे तो मणिकर्णिका घाट आपसे छूटेगा नहीं।
ये था कि शायद भगवान की इच्छा थी कि शायद मम्मी अपना अंतिम समय यही बिताए, तो वो उस फैक्ट को मान लेते, एक संतुष्टि कर लेते और चले जाते। तो ये भी एक भावना थी। ये भावना मोस्टली जब 5-6 दिन हो गए थे, तब वो ज्यादा प्रबल होने लगी थी और सब लोग थोड़ा थोड़ा उस तरफ मूव होने लगे थे, क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे कि अब तुम वापस चले जाओ, कितने दिन यहाँ करोगे, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, वहां भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं यहाँ रहूंगा। तो धीरे धीरे उस तरफ की ओर हम लोग बढ़ रहे थे। तो मैं तो यही कहूंगा। जी। तो बनारस में इतने लोगों के बीच बनारस शहर ही कुछ ऐसा है कि जब भी लोग जाते हैं वहां तो एक अलग सा कनेक्शन बन जाता है उस शहर से। पर उस बनारस के इतने लोगों के भीड़ के बीच में कोई ऐसा चेहरा, कोई एक ऐसा इंसान जो आपको याद आता है जिसने आपकी मदद की हो और इंसानियत पे फिर से आपका विश्वास दिला दिया हो? बिल्कुल, मतलब नाम तो मैं जरूर लूंगा, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा बनारस, उस वक्त जुलाई का महीना था, जी। श्रावण का महीना था। हम्म। बहुत भीड़ थी, कांवड़ियों की भीड़ थी। पूरा पुलिस और प्रशासन का बंदोबस्त उसके तैयारी में लगा हुआ था। जी। मैं ये नहीं कहता कि उनके लिए मेरी माँ इम्पोर्टेंट नहीं थी, हम्म। लेकिन कहीं न कहीं उनके प्रायोरिटी ऑर्डर में वो इम्पोर्टेंट नहीं थी। आप उसको क्रिटिसिज्म मान लें या सच्चाई मान लें, उनका जब भी हमको, जब भी हमने उनसे बात की, तो भावना ये है कि भाई हम आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे ढूंढने में, लेकिन हमें ये समझ में आया कि ज्यादा उनसे हो नहीं पाएगा। उनके लिए ये एक 1 ऑफ द 100 केसेस है। हम्म। बनारस में ये खोने वाले केसेस हर महीने, ऑलमोस्ट एवरेज हर दिन होता है, अच्छा। हर दिन। तो वहां के लोग जो हैं, वहां का प्रशासन, वहां के लोकल लोग जो हैं, इन सब चीजों के लिए मैं ये नहीं कहता कि इम्यून हो गए हैं, लेकिन उनके लिए एक अच्छा, एक और कोई खो गया है। हम्म। क्योंकि वहां पे, जैसे मैंने पहले कहा कि लोग आते हैं और अपने बूढ़े बुजुर्ग को छोड़ के चले जाते हैं, जैसे उनकी कोई जरूरत नहीं रहेगी उनकी जिंदगी में। तो उनके लिए कोई कोई बूढ़ा अगर वहां पे खो गया है, तो उनके लिए, उन्होंने सब देखा है, लोग छोड़ते हुए चले गए हैं, तो जेन्युइन है नहीं है उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। लेकिन अगर आप एनर्जी लगा रहे हैं, तो वो मदद करते हैं, लेकिन उनका जो पूरा इमोशनल कनेक्ट है वैसा है, होता नहीं। उनके लिए तो हजारों में लोग आ रहे हैं और रोज ये घटनाएं हो रही हैं, पुलिस के लिए भी हो रही हैं, समाज के लिए भी हो रही हैं। सो क्या मैं कहता हूँ कि बनारस के लोग और भी कुछ कर सकते थे शायद। अ, जब भी हम जाते थे, कोई ना कोई तो कहता था कि हम उन्हीं गलियों में रोज घूमते थे, क्योंकि डिमेंशिया है, तो मुझे हमें हम ये मान के चल रहे थे कि मम्मी ज्यादा दूर तो गई नहीं होंगी। और क्योंकि हम्म। वो काफी भगवान को मानने वालों में से थी, उनको कहीं भी जाती थी डिमेंशिया में, तो कहाँ गई थी मम्मी? मंदिर गए थे। तो उनका हमेशा रिएक्शन यही होता था, मंदिर गए थे। जब भी घर से बाहर निकल जाती थी, जैसे हम्म। जहाँ बिहार में खगड़िया से हम आते हैं, वहां जब भी घर से निकली तो कहाँ चली गई थी? तो ये मंदिर गए थे। अच्छा। तो ये ध्यान था कि वो मंदिर में ही कहीं मिलेगी, हम्म। एकदम उनको। तो हम लोगों ने सारे मंदिर, सारे मठ, हम वहीं चक्कर लगाते थे कि कहीं तो वो सोने जाएंगी, कहीं तो वो खाना खाएंगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि हाँ। वो कोई तो देखेगा? ठीक है, सब जगह हमने पोस्टर लगाए थे, सब जगह हम घूम रहे थे, और भी परिवार के लोग दिल्ली से, बिहार से और दूर दूर से लोग आकर के कर रहे थे। हम लोग कब एक टाइम पे 10-12 लोग थे जो हम लोग हर तरह से घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे। तो ये था कि कहीं तो मिलेंगी। तो बनारस के लोग उस मामले में बाधा नहीं थे। और क्योंकि यहाँ से भी मुझे मदद मिली थी, तो वहां पे पुलिस प्रशासन में एक ठीक ठाक पहुंच के साथ वो सुनते जरूर थे। उन्होंने सीसीटीवी पर भी उन्होंने काफी अच्छा हम लोगों को सहायता की देखने के लिए, लेकिन हम लोग कभी उसके ऊपर, उसमें कभी माँ को ढूंढ नहीं पाए। एक ही वीडियो हमको मिला था फर्स्ट डे, जिस दिन वो खोई थी, अच्छा। कि वो जहाँ जहाँ मेरे पिताजी रुके हुए, तो वहां से वो निकली, और एक्चुअली वो पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी, ओ। कि उनके डोर से वो अंदर गई और दूसरे डोर से बाहर निकल गई। उसके बाद से उनका कोई ट्रेस नहीं रहा। वो पहले दिन की बात थी। हम्म। तो
और उनके दिमाग में हम लोग गारंटीड थे कि वो हमको ढूंढ रही होंगी कहीं ना कहीं, और हम्म, वो मंदिर में ही कहीं ना कहीं जाएगी। तो धीरे धीरे हमको ट्रेस मिलता गया उनका। और तो इसलिए हमने कभी उम्मीद इस ढंग से पूरी तरह से खोई नहीं कि मिलेगी नहीं। लेकिन जब 5-6 दिन के बाद, जैसे मैंने पहले कहा कि 5-6 दिन के बाद वो जो उम्मीदें हैं, वो कम होती जा रही थी। हम्म। तो और नाम, मेरा आपने नाम पूछा तो मैं नाम लूंगा अमन कबीर का। वो अमन कबीर एक ऐसा इंसान है, आप कोई भी उसको इंटरनेट पे देख सकता है, वो फेसबुक पर भी है। बनारस के रहने वाले हैं वो। बनारस के रहने वाले हैं, लोकल हैं। उनका, उन्होंने अपने जीवन का पूरा ध्येय ही बना लिया है कि जो बूढ़े बुजुर्ग जिनको लोग छोड़ के चले जाते हैं, उनका, उनको बिछड़ों से मिलाना। ओ। अगर कोई, किसी का डेथ हो गया है तो उनका दाह संस्कार करना बिना किसी धर्म के भेदभाव का। हिंदू है, मुसलमान है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो वो हनुमान जी का भक्त है, और पीर को चादर भी चढ़ाता है वो। बहुत ही यंग, उसका एक बहुत ही यंग है, और उसने अपनी जिंदगी डेडिकेट कर दी है इसके ऊपर। दिन भर यही करता है, उसको सभी लोग जानते हैं। और उससे मेरी पहले दिन भी बात हुई थी, तो बोला भैया मिल जाएंगे, तो आप चिंता मत कीजिए, वो मिल जाएंगी। मेरा काम ही है, हमको पता चल जाएगा, जरूर मिल जाएंगी वो, क्योंकि कहीं भी कोई अगर खोया हुआ होगा तो हमको जरूर पता चल जाएगा। क्या बात तो है। बोला मिल जाएंगी। उसने कभी उम्मीद नहीं खोया। 4-5 दिन के बाद बोला भैया नहीं मिली क्या अभी तक, रुकिए मैं ढूंढता हूँ। तो उसी के, उसका नाम तो मैं जरूर ही लूंगा बनारस लोकल में। इसके अलावा प्रेस के लोगों ने भी मदद किया, मीडिया में भी इंटरव्यूज लोगों ने किए, कि अखबार में छपा, तो मैं काफी लोगों की सहायता। जहां हम रुके हुए थे उन्होंने हमें कभी तकलीफ नहीं दी कि आप खाली कर दीजिए। तो हम्म। है, बहुत लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इसमें। आज भी ऐसे लोग हैं दुनिया में जो लोगों की हेल्प करते हैं, सुनकर जी बहुत अच्छा बिल्कुल, लगा। बिल्कुल करते हैं। और हम लोग अपने अपने क्या बोलेंगे कि सेल्फिश जीवन में ही लगे रहते हैं। जी। तो मेरे ख्याल से उधर भी देखना चाहिए, वो ऐसा काम कर रहा है। हम्म। लेकिन बात यह है कि जब आपके ऊपर गुजरती नहीं तो आप उधर देखते नहीं। बिल्कुल। उधर करना चाहिए, और कम से कम आप खुद नहीं कर सकते तो कम से कम उनको समर्थन कीजिए। तो मैं तो कहूंगा कि जहां तक हो सके आप जैसे भी कर सकते हैं, समय दे सकते हैं तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप रिसोर्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं तो जरूर हेल्प करना चाहिए। जी, बहुत खूब। तो फाइनली 9 दिन के बाद आपको अपनी माँ मिली, तो उस वक्त आपका आपके मन में क्या चल रहा था? देखिए, मैंने बोला श्रावण का महीना था, हम्म। तो पूरे जर्नी में तो एक श्रावण चल रहा है और मैं कांवड़ियों की भीड़ देख रहा हूँ, माँ को भी ढूंढ रहा हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं एक भी मंदिर के अंदर नहीं गया अच्छा। दर्शन के लिए। लाइनें लगी हुई हैं, बिल्कुल सांप जैसी लाइनें लगी हुई हैं मंदिरों के बाहर, काशी विश्वनाथ के बाहर। हम्म। मैं रोज वहां से 4 बार क्रॉस कर रहा हूँ, उसके हर दरवाजे से क्रॉस कर रहा हूँ, क्योंकि उम्मीद थी कि वहीं पे एक भंडारा लगेगा, कोई खाना बांट रहा होगा और मम्मी वहां मिलेंगी, क्योंकि खाना उनको खाना है। रात में घाटों घूमे, कहीं तो सोएगी, कोई तो सुलाएगा। तो मैं कभी दर्शन करने नहीं गया। तो मैं देख रहा था कि लोग एक भगवान के, मतलब मैं, ऐसा, मेरा नाम शशि शंकर है पूरा, तो मैं, आप समझ सकते हैं, मैं भोले बाबा में विश्वास रखता हूँ। और मैं दर्शन करने नहीं गया, लोग दूर दूर से आते हैं और मैं एक बार भी अंदर नहीं गया। तो लोग लाइन में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए, और मैं सोच रहा हूँ कि भगवान जो अंदर है, बाहर में जो आपके भगवान हैं, आपके माता पिता हैं, आपके जो हैं, उन उनको मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं उसके दर्शन के लिए लगा हूँ। तो मेरी कांवड़ यात्रा तो बाहर ही चल रही थी। तो बड़ा ही एक इमोशनल स्टेट बाद में पहुंचे थे। लेकिन जब मिल गई, तो वो असल में बनारस में मिली नहीं। वो गंगा पार करके एक हम्म। पास के गांव में पहुंच गई थी। अच्छा। पहले पुराना नाम उसका मुगल सराय होता था। तो वहां के एक गांव में वो मिली फाइनली। उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वो प्रोसेस है, वो हम ट्रेस कर रहे थे धीरे धीरे, और जैसे जैसे इनपुट आता गया हम पहुंचे, फाइनली वो मिली। तो मिली मंदिर के बाहर ही। उफ, जैसा आपने सोचा था। हाँ, मिली मंदिर के बाहर ही। वहीं पास में एक हनुमान जी का मंदिर था। और वो किसी तरह से कोई रिक्शा या कोई टुक टुक पकड़ के किसी में बैठ गई होंगी, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो अपने घर में वहां टुक टुक चलता है, तो कोई तो टुक टुक बैठ के मुझे घर पहुंचाएगा।
और जिस गांव में मिली वो बहुत ही सिमिलर दिखता है, क्योंकि सारे गांव तो एक ही जैसे दिखते हैं, सिमिलर दिखता है जहां हम रहते हैं। अच्छा। और वो वहां घूमती थी, सबको लगता था कि कोई यहीं की महिला है। हम्म। उनको लगा बड़ा नॉर्मल है, वो 3-4 दिन से वो घूम रही थी, किसी के घर के बाहर चौकी पे सो जाती थी, कोई उसको खाना, किसी ने चाय पिला दिया, किसी ने कपड़े दे दिए, क्योंकि आपको कंट्रोल नहीं रहता अपने शरीर पे। तो किस चीज से गुजरी होंगी ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब वो मिली तो मंदिर के पास ही मिली, और एक दुकान के बाहर एक बैठी हुई थी, वहां पे किसी ने, दुकान वाले ने बिस्किट दिया था। तो हम लोग उनको ट्रेस करते करते हम लोग वहां पे 9वें दिन मिल गए थे। हम लोग को 8वें दिन अंदाजा हो गया था कि वी आर वेरी क्लोज, वी आर वेरी क्लोज। एक ने फोटो पहचान लिया था, तो उसने हमें बोला था कि हमने इनको 3 दिन पहले देखा है। हमने बोला कि वो बनारस से निकल चुकी थी तब, क्योंकि जिसने देखा तो वो बनारस का नहीं था। अच्छा। तो हम जब उस दिन मिले, हमें पूरा पॉजिटिव था कि, जो मैं बोला ना कि शुरू के 5वें दिन तक ऐसा था कि आपकी उम्मीदें कम हो रही थी, हम्म। और जैसे ही 7वां दिन आया, सडनली उम्मीदें, एक ट्रेस मिला, तो फिर हम्म। से एक एनर्जी आ गई। तो 8वें दिन कंफर्म हो गया। हमने उस एरिया के सभी हॉस्पिटल्स की, कोई के यहाँ आया था क्या, तो हॉस्पिटल ने बोला हाँ यहाँ पे रात में वो थी, अच्छा। और वो सुबह निकल के भाग गई, क्योंकि वो भी ढूंढ रही है। तो सुबह उठ के चली गई, तो बोले "हाँ, थी तो कंफर्म था कि इस एरिया में, तो कहीं यहाँ से ज्यादा दूर जा नहीं सकती। शहर में तो आप ट्रेन से, हमारा मेन डर ये था कि अगर वो ट्रेन पे कहीं बैठ गई तो फिर नहीं मिलेंगी, क्योंकि कहाँ चली जाएंगी, क्या होगा, उसका कोई, खैर हम उसके बारे में सोचना नहीं चाहते थे, बस ये था कि ट्रेन पर ना बैठ जाए। तो 9 दिन के बाद जब मिली तो पहला सवाल मैंने यही पूछा, मम्मी क्या कर रही हो? कुछ नहीं। बोले, शशि, पहचान गई मुझे, पहचान, अभी पहचान जाती हैं, ऐसा नहीं कि हमको भूल गई हैं। तो बोले कि शशि, ऐसे ही टहल रहे थे, मंदिर आए थे। वही बात, जैसे उनको पता ही नहीं कि वो खो गई हैं, उनको कुछ मालूम नहीं। हम्म। यही उनका रिएक्शन था। मैं आ गया, मेरा भाई, मेरे पिताजी, सब लोग वहीं उस दुकान पे मिले। वहां मैं वही, अब देखिए ये गांव में इंसानियत कितनी ज्यादा है शहरों से। जी। वहां पे वो 4-5 दिनों से थी वो, हम्म। उस जगह, उसी एरिया में। लोगों ने उनको सोने दिया, अपने घर के बाहर चाय पिला दिया, खाना खिला दिया, और जितना हो सकता था उन्होंने किया। अब ये तो मैं नहीं उम्मीद रख सकता कोई अपने घर के अंदर रख लेगा, लेकिन छोटे गांव में, जो कि इतने बड़े शहर से थोड़ी ही दूर पे है, वहां पे इंसानियत बड़े शहर से बहुत ज्यादा है। तो हमें उनसे सीखने की जरूरत है। मेरे ख्याल से जिनके पास रिसोर्सेस कम होते हैं उसके अंदर इंसानियत थोड़ी ज्यादा होती है। वी नीड टू रिवर्स, जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं वो भी अपनी बढ़ा लें, तो शायद बहुत लोगों का भला हो जाए। जी। सब शहर में लोग लगे रहते हैं, जिंदगी में आगे अपने में लगे बढ़ने हुए की हैं, होड़ में हाँ। लगे रहते हैं। हाँ, मैं और गलती नहीं इंसान निकाल होता रहा, है। अपने होड़ में लगे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रुकना चाहिए, सोचना चाहिए कि किस रेस में लगे हो। अंत में तो आपको मणिकर्णिका घाट में ही जाना है, चाहे आप फिजिकली जाएं या कहीं और जाएं, जाना तो वही है। कि क्यों जी रहे हैं, ये सवाल तो सबको सोचना चाहिए। जी शशि जी, इस पूरी जर्नी ने आपको कुछ ऐसा क्या सिखाया जिंदगी के बारे में जो शायद इस दर्द को बिना झेले आप नहीं सीख पाते? देखिए, कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ चीजें तो बहुत ज्यादा सॉलिडिफाई हो गई। जैसे मैंने पहले कहा कि एक, मैं हमेशा सोचता हूँ कि जीवन का पर्पस क्या है। तो ऐसा नहीं कि मैं रेस में दौड़ने वाले, मैं अपने आप को गिनता नहीं उसमें, हम्म। इन जनरल। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अच्छा, ठीक है ना, थोड़ा ये देख लेते फिर देखेंगे। तो वो प्रायोरिटी ऑर्डर तो जरूर बदल गया। लेकिन क्या मैं कुछ मटेरियल डिफरेंस कर पा रहा हूँ? तो आज भी नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर कोई चैनल मिल जाए, या जैसे मैं बहुत लोगों के साथ जुड़ा, तो उनको मैं समर्थन करता हूँ। शायद उस दर्द से खुद नहीं जाते, हम्म। तो एक पर्सपेक्टिव बदल गया कि कोई अगर कोई हेल्प मांगने आया है तो पहले लगता था कि लगता है ठग रहा होगा। अब वो विचार काफी कम हो चुका है। ये मान एक बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि
शायद ये सच हो, अच्छा। एक बार मान के चलो कि ये सच है, हम्म। फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर ये भी विश्वास, एक विचार रहता है कि आपको कोई भी जो धोखा है वो एक ही बार दे सकता है, दोबारा नहीं दे सकता। हम्म। तो क्या आप ये मान के चलेंगे कि ये मुझे धोखा दे रहा है या कोई फ्रॉड है या मुझसे ठगने की कोशिश कर रहा है? अगर कर भी लेगा तो क्या हो जाएगा? गीता का ज्ञान आ जाता है यहाँ पे। आप लाए ही क्या था? तो दे भी, चला भी गया तो क्या हो जाएगा? फिर आ जाएगा। जी। जिसने दिया है उसे दोबारा दे देगा। तो काफी चीजें बदल गई। थोड़ी थोड़ी पहले सोच थी, अब है कि वो काफी ठोस हो गया है कि नहीं ऐसा ही। अब इससे ये है कि ये एक्सपीरियंस जो है, मेरी बेटी ने भी वीडियो बनाया था इसके ऊपर, एक फेसबुक के ऊपर, काफी पॉपुलर भी हुआ था और उसका काफी इम्पैक्ट भी पड़ा था, क्योंकि वो पूरे बनारस में लगभग हमारी पहुंच 4,000 घरों तक हो चुकी थी इस रील के माध्यम से। तो वो जो बनाया था वो काफी कनेक्ट किया। तो इससे हमें कि जो नेक्स्ट जनरेशन है और जो मेरे आसपास के समाज में जिन्होंने ये देखा, जिन्होंने हमारे दर्द को समझा, हमारे साथ एक्सपीरियंस किया, मुझे लगता है कि उनके जीवन में भी इसका असर होगा, हुआ, और वो भी, उनका जीवन का नजरिया भी बदला। मुझे लगता है एक काफी पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा। और ये अंत भला तो सब भला था, माँ मिल गई। माँ अगर नहीं मिलती तो क्या होता, मैं अभी नहीं सोच पाता। वो पॉसिबिलिटी के ऊपर एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता, दिमाग में नहीं आता। जी। नहीं, पर जैसा आपने कहा अंत भला तो सब भला, फाइनली माँ मिल गई, जो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है। पर शशि जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी तो तलाश पूरी हुई, आपको अपनी माँ मिल गई, पर ऐसे बहुत से बेटे या बेटियां होंगी जो डिमेंशिया से जूझते हुए अपने माँ बाप की सेवा कर रही होंगी, और शायद कभी कभी ऐसा लगता होगा कि कि अब थक गए इतनी सेवा करते करते। ऐसे बेटे या बेटियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, या ऐसे कोई भी परिवार वाला जो डिमेंशिया के से जूझते लोगों की केयर गिविंग कर रहा है? नहीं, आपका सवाल बहुत सही है, और ये मैं ये पहले कह दूं कि ये बहुत ही कठिन है। हम्म। डिमेंशिया पेशेंट के साथ रहना कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत ही कठिन है, क्योंकि जो पेशेंट है उसको कुछ भी पता नहीं। वो भूल रहा है जब तक वो, और खास करके वो फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो आपको अपना जीवन डेडिकेट करना पड़ेगा। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो सबसे पहले तो जिन परिवारों में ये हो रहा है, ये कर रहे हैं, मेरी उनकी भावनाएं उनके साथ हैं। मैं समझ सकता हूँ कि वो किस तरह, बहुत ही हम्म। थका देने वाला, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। डिमेंशिया ना भी हो तो भी जो एक ओल्ड एज पीपल को लेके एक नेग्लेक्ट रहता है। तो मेरा कहना ये है कि कोई भी कोई भी बीमारी हो किसी को भी, जो आपके माँ बाप हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए आपसे, वो है डिग्निटी, एक सम्मान। तो मेरा सिर्फ इतना है कि आप जब भी अपने पेरेंट्स को या अपने बड़े को जो घर पे पीड़ित हैं इस बीमारी से, कि आप उसको उचित सम्मान दे रहे हैं। आप उसको सिर्फ एक सम्मानजनक जिंदगी दे दीजिए। उसकी जो भी जिंदगी बची है उसे याद नहीं रहेगा। आप ये कह सकते हैं कि उसको, वो तो भुलक्कड़ है, उसको क्या पता चलेगा। आप उसको नर्सिंग केयर में डाल सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये बहुत टफ चॉइस है। मैं ये नहीं कहता कि नर्सिंग केयर में डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन बहुत डिमांडिंग है, मैं कहूंगा बस सम्मान दे दीजिए। उसने आपके लिए पूरी जिंदगी बिताई है, तो आपका इतना फर्ज तो बनता है कि आप या तो खुद रह करके, या आपके पास धन है तो उसके हिसाब से नर्स का अरेंजमेंट करें, ताकि उसकी जो आखिरी के जो भी साल बचे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि डिमेंशिया हो गया तो उसकी डेथ जल्दी हो जाएगी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। ये भूलने की बीमारी है, फिजिकली कुछ उससे ज्यादा लेना देना नहीं हम्म। है। धीरे धीरे वो शायद, और अगर कुछ दूसरी बीमारी में तब्दील हो जाए तो बात और है। तो उसको आप डिग्निटी दीजिए, उसको वो इज्जत दीजिए, वो उसको कंफर्ट दीजिए। उसको याद नहीं रहेगा। आप बिना किसी रिटर्न के, क्योंकि वो रिटर्न कर भी नहीं सकता, उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने भला कि आप उसको ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे तो भी उनको पता नहीं चलने वाला। तो आप, ये आपकी इंसानियत के ऊपर है, और आपका जो जमीर है वो तय करेगा
कि आप किस तरह के इंसान हैं और क्या वो डिग्निटी उनको आप दे सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, डिग्निटी दीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए उनको। ये नहीं कि उसको पता नहीं तो उसका बेडशीट गंदा है या कपड़े पुराने पहना दिए। क्यों, मतलब भुलक्कड़ है तो क्या हो गया, मतलब ढंग के कपड़े नहीं पहन सकते या ढंग का खाना नहीं खा सकते, क्या उसके बाल में कंघी नहीं कर सकते, तो क्या उन्होंने जीने का अधिकार खो दिया है। तो बस इतना ही है कि डिग्निफाइड लाइफ दीजिए, उतना समर्थन जरूर कीजिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने शशि जी, एंड थैंक यू सो मच इतनी ऑनेस्टली आकर अपनी कहानी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आई एम श्योर आपकी बातें सुनकर लोगों तक मैसेज पहुंचेगा कि उम्मीद बनाए रखें और अपने घर वालों परिवार वालों का ख्याल रखें, और साथ ही साथ लोगों को जो लगता है कि दुनिया में अब शायद इंसानियत नहीं है, तो फिर से उस पर भरोसा वापस आ जाएगा। सो थैंक यू जी, सो मच। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक माँ को ढूंढने की नहीं है, ये कहानी है इंसानियत की, साथ की और इस बात की कि हम सब मिलकर किसी के लिए उम्मीद बन सकते हैं। अगर आपके घर में कोई एल्डरली मेंबर है, खासकर डिमेंशिया के साथ, तो प्लीज़ उनका ख्याल रखिए। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इस स्टोरी को आगे शेयर कीजिए, शायद आपका शेयर किसी और के लिए मदद बन जाए।